हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक अकेडमी पे। मैं नेहा मैम, आपको जो हिंदी का टॉपिक चल रहा था उसमें इसके पहले वाले पार्ट में आपका संधि, ये संधि के जितने भी वीडियो थे मैं आपको डाल चुकी हूँ। आपका एक विस्तृत जानकारी जहाँ से संधि से अगर वहाँ का देख लेंगे तो वहाँ से आपका कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगा। फिर मैं आज लेकर आई हूँ समास। देखिए समास आपके लगभग करके अगर एग्जाम में अगर आपके सिलेबस में रहता है तो वहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूरी पूछता है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो समास पे। देखिए समास को पहले हम जान लेते हैं कि समास है क्या। देखिए जैसे कि हम लोग संधि पढ़ रहे थे तो संधि में बताए थे कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ऐसे समास में क्या होता है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों या शब्दों के मेल से शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं, समास। ठीक है, जो समास होता है दो से अधिक या दो शब्दों से मिलकर एक सार्थक शब्द बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, समास। देखिए समास में एक होता है आपका समस्त पद, एक होता है अस्वीकृत। ठीक है, समस्त पद किसे कहते हैं, समास के नियमों से बना शब्द। जो समास के नियमों से बना हुआ शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद। जैसे कि हम उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पे आजन। आजन हम देखे हैं तो यहाँ पे आपका जन्म से लेकर है ना, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, समास का समस्त पद हो गया। फिर ऐसे देखिए समास विग्रह, जैसे हम लोग संधि विच्छेद करते हैं ऐसे समास में हम लोग समास विग्रह करते हैं। तो समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, समास विग्रह। तो जो समस्त पद होते हैं आपका एक एक पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया ही हमारा क्या कहलाता है, समास विग्रह। देखिए इसमें समास में आपका एक क्या रहेगा, पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद। पूर्व पद मतलब जो आपके शब्द का पहला पद होता है उसे क्या कहते हैं, पूर्व पद। और उत्तर पद मतलब पिछला या बाद का जो पद होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पद। जानते हैं पूर्व पद मान लीजिए आ गया तो जैसे कहते हैं शब्द के पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं, उत्तर पद पिछले या बाद वाले पद को हम क्या कहते हैं, उत्तर पद। फिर हम बात करते हैं समास के भेद। देखिए समास के भेद तो कुल 6 होते हैं। जो समास के भेद होते हैं वो कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला है आपके अव्ययभाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, फिर आपका चौथा है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास के ही 2 पार्ट होते हैं, एक कर्मधारय समास, एक द्विगु समास। तो अगर समास के पूछे कुल भेद कितने होते हैं तो कुल 6 होते हैं। लेकिन बात आती है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कुल कितने भेद होते हैं। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कुल 4 भेद होते हैं, जिसमें आपका जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें पहला पद आपका प्रधान हो, दूसरा है कि आपका उत्तर पद प्रधान हो, फिर तीसरा है दोनों पद प्रधान हो, फिर चौथा है आपका दोनों पद अप्रधान हो। जैसे जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास। और फिर जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसमें क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। और जिसमें दोनों पद अप्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। और जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। जो उत्तर पद प्रधान होते हैं इसमें तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तीनों समास आपके आते हैं। तो ऐसे संस्कृत में आपको जैसे माना जाता है कि जो समास के भेद होते हैं वो 4 मानते हैं। ठीक है, जो ये पद के आधार पर उसको मानते हैं, क्योंकि जो उत्तर पद प्रधान है इसमें तीनों समास आते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। तो तत्पुरुष समास को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक कर्मधारय समास, एक द्विगु समास। तो आपके एग्जाम में देखिए पूछेगा प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। ऐसे समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। तो फिर हम देखिए आपका एक एक समास को लेके उस पर जो भी कंफ्यूजन होता है उसको हम देख के चलेंगे। देखिए हम पहला देखते हैं कि अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में हम देखें क्या है, इसका पूर्व पद प्रधान हो। देखिए हम इसका पहला देख ले रहे हैं अव्ययभाव समास। इसमें जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। देखिए जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो या अव्यय हो, यहाँ पे लिख लीजिए या अव्यय हो, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास। अब अव्यय का मतलब जानते रहिए, अव्यय होता क्या है, अव्यय का मतलब होता है अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिसका कभी भी परिवर्तन न हो उसे ही क्या कहते हैं, अव्यय शब्द या जिसका परिवर्तन। जैसे हम कहते हैं प्रति दे दें तो प्रति का भी परिवर्तन होता है, क्रिया के अनुसार, काल के अनुसार, फिर किसी के अनुसार प्रति आपका नहीं परिवर्तन
लेकिन अगर हम कर दें खाता, तो खाता का देखिए आपका परिवर्तन हो जाता है, खाता का खाती, खाते आपका परिवर्तन हो जाता है। तो इसे क्या कहेंगे हम विकारी शब्द, या फिर हम ले लें वह, या फिर हम वह ले लें, तो वह का वे भी होता है ना, वह से वे भी आ जाएगा, तो आपका परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन आपका प्रति चाहे काल के अनुसार चाहे क्रिया के अनुसार कभी परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय, मतलब अव्यय कहते हैं। अव्यय मतलब अविकारी शब्द। तो जानते हैं जिस शब्द के पहले अविकारी शब्द या फिर ना समझ में आए, जिस शब्द के पहले आपका उपसर्ग लगा हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास। जैसे हम बात करें प्रतिदिन, देखिए दिन के प्रति आप दिन के पहले आपका प्रति लगा, तो ये क्या हुआ आपका अव्ययीभाव समास, जिसका होता है प्रतिदिन। फिर देखिए आपका आ जन्म, देखिए जन्म के पहले आपका जो उपसर्ग या अव्यय लगा आ, तो इसका मतलब इसका विग्रह करेंगे तो जन्म से लेकर, आ जन्म मतलब जन्म से लेकर, इसमें कौन सा समास हो गया, अव्ययीभाव समास। ऐसे देखिए यथासंभव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है, जानते रहेगा हमेशा यथासंभव, यथाक्रम, यथा, जो आपका किसी भी शब्द के पहले यथा लग जाए वहां पे जानते रहेगा अव्ययीभाव समास होता है। और बार बार एग्जाम में जो उदाहरण है बार बार रिपीट करता है कि जो यथासंभव यथाक्रम है इसमें कौन सा समास है। तो जानते रहेंगे संभव के पहले आपका यथा अव्यय लगा हुआ है, इसका विग्रह करेंगे तो जैसा संभव हो, तो यथासंभव में जानते रहेगा आपका कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। फिर देखिए अनुरूप, अनुरूप, तो आपका देखिए रूप के योग, तो यहाँ पे देखिए रूप के पहले आपका अनु क्या है, अव्यय लगा हुआ। तो ऐसे देखिए भर पेट, पेट भर की, यहाँ पे देखिए भर में आपका क्या है, अव्यय शब्द है, ये भी यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। देखिए अव्ययीभाव समास का एक सिंपल सा मतलब ये जानते रहेगा उदाहरण कि जिस शब्द के पहले उपसर्ग हो या अव्यय हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास। फिर देखिए दूसरा एक बात आती है, जैसे हम बात करें हाथों हाथ, पल पल, बार, और लोग देखेंगे तो कहेंगे ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास। जैसे कि बार बार आपके क्वेश्चन में आ गया या फिर पल पल आ गया, तो आप लोग सोचेंगे यहाँ पे कौन सा समास है, तो कहेंगे आप लोग द्वंद्व समास। लेकिन द्वंद्व समास यहाँ पे नहीं है, देखिए इसीलिए हम आपको अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास एक साथ लेकर है। मानते हैं कि द्वंद्व समास, देखिए इसके पहले हम द्वंद्व समास के बारे में बता दे रहे हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। इसका है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा एक दूसरे का विलोम या पूरक हो, इसमें मतलब दोनों पद प्रधान होता है या फिर एक दूसरे का विलोम शब्द होता है या एक दूसरे के पूरक होता है। ये नहीं कि जिस शब्द के बीच में आपका योजक चिन्ह लगा होता है वही आपका द्वंद्व समास नहीं होता। तो देखिए आपका जो बार बार है ये एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, बार बार आपके एक ही शब्द है, तो एक इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास। और यही बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और आप लोग कंफ्यूजन होते हैं। तो जानते रहिएगा जो बार बार है इसमें कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। फिर ऐसे देखिए पल पल, पल पल में देखिए इसका होगा भर पल। देखिए जो पल पल है इसका कोई विलोम शब्द नहीं है, वही शब्द दोहराया हुआ है, भले से आपका वही वियोजक चिन्ह लगा हुआ हो लेकिन ये शब्द आपका दोबारा दिया हुआ, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी समास। देखिए यहाँ पे हाथों हाथ, ये नहीं कि योजक चिन्ह देकर हम द्वंद्व समास लगा लें, ऐसे सब लोग पढ़ते होंगे तो कहेंगे कि यहाँ जहाँ पे योजक चिन्ह आ जाए वहां पे द्वंद्व समास होता है, ऐसा नहीं होता है, योजक चिन्ह ही आपका द्वंद्व समास नहीं होता है। तो जानते रहेगा अव्ययीभाव समास में आपके दो एक ही शब्द बार बार दोहरा दे और उसके बीच में योजक चिन्ह लगा हो वहां पे भी क्या समास होता है, अव्ययीभाव समास। जैसे आपका हाथों हाथ, हाथी हाथी, यहाँ पे इसमें विशेष ध्यान रखिएगा जो शब्द बार बार आए मतलब कि वही शब्द दो बार आए उसके बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो वहां पे द्वंद्व समास नहीं होता, वहां पे कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास। फिर देखिए हम अगला समास देखते हैं कि द्वंद्व समास अभी बताया कि जिसमें क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होता है और जो शब्द होते हैं एक दूसरे के विलोम होते हैं या फिर एक दूसरे के पूरक होते हैं। कभी कभी इसके बस पहचानने के लिए बता देते हैं कि इनके बीच में योजक चिन्ह होता है, लेकिन 100% वही नहीं होता कि सारे योजक चिन्ह वाले आपके द्वंद्व समास हो, कभी कभी योजक चिन्ह नहीं लगा होता है वो भी आपके द्वंद्व समास भी होते हैं। तो ये जानते रहेगा जो इसका बस एक चीज जानते रहेगा
जो शब्द होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम शब्द, मतलब एक दूसरे के विलोम हो या एक दूसरे के पूरक हो, वही हमारे क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास। जैसे हम कहते हैं राजा प्रजा, राजा का विलोम आपका जानते हैं, ये जो राजा और प्रजा एक दूसरे के पूरक है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए राजा और प्रजा, इसका विग्रह करेंगे तो राजा और प्रजा, तो यहाँ में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, जैसे माता पिता, लिंग अनुसार आपके विलोम शब्द है माता का पिता, लेकिन ये भी एक दूसरे के क्या है, पूरक है, तो यहाँ पे भी कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। ऐसे देखिए ठंडा गरम, इसमें भी आपका देखिए एक दूसरे के विलोम शब्द है या विपरीत शब्द है, यहाँ पे भी कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। ऐसे देखिए राधा कृष्णा, ये भी आपके विलोम या पूरक शब्द है, यहाँ पे भी क्या होगा आपका द्वंद्व समास। अपना पराय ये हो गया। लेकिन अब बात आते हैं कि जो आपका देवासुर, देखिए यहाँ पे तो आपका योजक चिन्ह नहीं लगा है ना, देवासुर, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे द्वंद्व समास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका द्वंद्व समास है, क्योंकि इसका देखिए खंड करेंगे तो आएगा क्या, देव और असुर, इसका खंड करेंगे तो क्या आएगा, देव और असुर। तो ये भी आपके एक दूसरे के पूरक हुए कि नहीं, पूरक है ना, एक दूसरे के विलोम है ना कि देव और असुर, तो यहाँ पे भी आपका कौन सा समास आएगा, द्वंद्व समास। यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं है, फिर भी आपका कौन सा समास है, द्वंद्व समास। ऐसे देखिए धर्माधर्म, इसका क्या करेंगे, धर्म और अधर्म, इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, धर्म और अधर्म, तो यहाँ पे भी आपका कौन सा समास है, द्वंद्व समास। यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन क्या है, एक दूसरे के विपरीत शब्द है, तब आपका क्या होगा, हम बस यही बताएं कि जो द्वंद्व समास होता है वो हमेशा जो शब्द होगा एक दूसरे के विपरीत होगा, विलोम शब्द होगा या एक दूसरे के पूरक शब्द होंगे, वो क्या कहलाएंगे, द्वंद्व समास। ये नहीं कि उसमें योजक चिन्ह लगा हो कि नहीं लगा हो, उससे मतलब नहीं है, आपके जो शब्द होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले लें, गौरी शंकर, गौरी शंकर ले ले, मान लीजिए गौरी शंकर आपको ऐसे लिख के दिया दे, तो आप क्या कहेंगे कि ये द्वंद्व समास नहीं है, क्योंकि गौरी और शंकर एक दूसरे के पूरक शब्द है। अगर इसका विच्छेद करेंगे तो सॉरी विग्रह करेंगे तो आपका क्या आएगा, गौरी और शंकर, तो यहाँ पे भी आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। आपको देखिए अव्ययभाव समास और द्वंद्व समास, जो आज के पाठ का वीडियो था, इसमें आपका अव्ययभाव और द्वंद्व समास में अक्सर देखिए दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए दोनों एक साथ लेकर आए। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये चीज हम बताएं कि बार बार या पल पल ले दे, यहाँ पे योजक चिन्ह है तो यहाँ पे भी आपका द्वंद्व समास नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत शब्द नहीं है। जो पल पल है या फिर बार बार है या चाहे हाथों हाथ है, एक दूसरे के विपरीत शब्द नहीं है, भले से योजक चिन्ह है तो ये आपके एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा समास लगेगा, आपका अव्ययभाव समास। इतना जानते रहेगा, जो आपका अव्ययभाव समास का बता दिया है कि अव्ययभाव समास में क्या होता है कि पहला पद अव्यय हो और फिर इसका पूर्व पद क्या होता है, प्रधान। इसका कभी कभी परिभाषा पूछ देता है कि अव्ययभाव समास की परिभाषा क्या है, ऑप्शन देता है पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, कोई पद प्रधान नहीं या कोई दोनों पद प्रधान, ऐसे ऑप्शन भी देता है। तो जानते रहिएगा जो अव्ययभाव समास का की परिभाषा भी जानते रहेगा, इसका जो परिभाषा होता है क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है और पहला पद अव्यय या उपसर्ग के रूप में होता है। और फिर ये वाला उदाहरण विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजन करता है द्वंद्व समास में। और फिर द्वंद्व समास में जानते रहेगा दोनों पद प्रधान होता है और दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक या विलोम शब्द होते हैं, जिसमें आपका योजक चिन्ह तो लगा होता है लेकिन बिना योजक चिन्ह वाले शब्द भी आपके क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास, जहाँ पे एक दूसरे के विपरीत आ जाए। तो आप लोग देखिए आपका जो समास का दो पार्ट था, दो प्रकार, जिसमें अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास। इस पार्ट के वीडियो में हम बताया, फिर बताया कि समास किसे कहते हैं, फिर उसका विग्रह कैसे, उसके प्रकार भी बताया कि कुल भेद कैसे होते हैं, प्रधानता के आधार पर कितने भेद होते हैं, इसको भी बता दिए। देखिए इसको अच्छे से आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे या अच्छे से पूरा वीडियो देख लेंगे तो यहाँ से आपका जो समास होगा यहाँ से कभी गलती ही नहीं होगा। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा और आपको नोट्स बनाते हुए जाएगा। हम बार बार कहते हैं कि आप लोग नोट्स बनाते जाइए, तो उसके पीछे भी कुछ तो रीजन होगा, फिर नोट्स बनाने के क्या फायदे हैं। तो आप लोग जो भी आपको अच्छा लगे अपना नोट्स बनाते जाएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, लाइक करेगा।